हाय गाइस, मैं केमिस्ट्री गुरु एमटी सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक मेटलर्जी का लेकर आए हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे किस प्रकार धातु के ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, अवकरण करते हैं, अपचयन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त होते हैं। ये कैसे धातु प्राप्त होते हैं? कैसे धातु प्राप्त होते हैं? अशुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। तो उस धातु का शोधन जब हम लोग करेंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त होगा, और शुद्ध धातु प्राप्त करना ही धातु कर्म कहलाता है। आप जानते हैं, यानी कि धातु कर्म के हम लोग अंतिम स्टेप में है, अंतिम चरण में है, लास्ट स्टेप में है, फाइनल स्टेप में है। इसे फाइनल स्टेप कह सकते हैं, यानी शुद्ध धातु प्राप्त करने के लास्ट या फाइनल स्टेज में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आज फाइनल स्टेज का नाम हम लोग जानते हैं धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन क्या जानेंगे? धातुओं का शोधन क्या जानेंगे बेटा? क्या जानेंगे? धातुओं का शोधन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग का धातुओं का शोधन। हेडिंग दीजिएगा शोधन। धातुओं का शोधन, यानी कि रिडक्शन या अवकरण के बाद प्राप्त जो धातु होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। उसे में अशुद्धि, इम्प्यूरिटी बहुत सारे मिले होते हैं, क्योंकि वो खनिज से प्राप्त करते हैं, अयस्क से प्राप्त करते हैं। तो उन अशुद्धियों को बाहर निकालेंगे, धातु से अशुद्धि को निकालकर उसे शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त करेंगे। उसे क्या करेंगे? धातुओं का शोधन। तो धातुओं का शोधन कितने विधि से किया जाता है, किस किस विधि से किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक कर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला विधि है स्रवण, द्रवीकरण। तीसरा है विद्युत अपघटन विधि, विद्युत अपघटन। मांड विधि। पांचवा है वान आर्केल विधि। मंडल, इसी को हम लोग कहते हैं आंशिक श्रवण भी कहते हैं। मंडल परिष्करण को आंशिक श्रवण विधि भी कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इतने विधियों से हम लोग धातुओं को का शोधन करेंगे। इतने विधियों से क्या करेंगे? धातुओं का शोधन यानी कि शुद्धिकरण करेंगे। पहला है डिस्टिलेशन। क्या है बेटा? डिस्टिलेशन यानी कि श्रवण। दूसरा क्या है? द्रवीकरण यानी कि लिक्वेशन। और तीसरा क्या है? विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, या विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। चौथा है मांड विधि, मॉन्स प्रोसेस। और पांचवा आपका वान आर्केल विधि, वान आर्केल विधि। और छठा है मंडल परिष्करण। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विद्युत अपघटनी विधि जो है, और मंडल परिष्करण। इसको आंशिक श्रवण या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, अलग अलग प्रोसेस से। अलग अलग मेटल्स, अलग अलग धातुओं के कैरेक्टर अलग अलग होने के कारण इतने सारे विधियों का स्टडी करना पड़ता है। अगर एक ही विधि से सभी धातुओं का शोधन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, तो क्या जरूरत थी इतनी सारी विधियों का खोज करने का, चाहे इतनी विधियों को के बारे में जानने का? ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए होता क्या है, सभी मेटल्स का, धातु का गुण या कैरेक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। होते हैं किसी का गलनांक अधिक, किसी का गलनांक कम, किसी का कैरेक्टर अलग, किसी का कैरेक्टर अलग। तो इसी कारण से
अलग अलग मेटल्स के करेक्टर होने के कारण, अलग अलग धातुओं के गुण होने के कारण अलग अलग विधियों के बारे में स्टडी हम लोग को यहाँ पे करना है। और कुछ धातु जो होंगे उसको श्रवण विधि द्वारा ही शुद्धिकरण कर लिया जाएगा, कुछ विधि होंगे धातु होंगे जिसका शुद्धिकरण द्रवीकरण विधि द्वारा ही कर लिया जाएगा, कुछ धातु होंगे जिसका शोधन विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाएगा, कुछ धातु होंगे जिसका मांड विधि वानार्केल या मंडल परिष्करण, यानी कि करेक्टर के आधार पर किस प्रकार के करेक्टर वैसे उसके अनुसार ही अप्लाई करेंगे, हम लोग यूज करेंगे किस धातु के लिए कौन विधि अप्लाई किया जाएगा ताकि शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। तो बेटा याद रखना है हम लोग क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, शुद्ध धातु चाहिए। क्या चाहिए, शुद्ध धातु। और हम लोग को क्या मिल चुका है अभी तक क्या मिल चुका है, अशुद्ध धातु। और उन अशुद्ध धातुओं का जब हम लोग शोधन करेंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त होगा। और आपके सामने है कि उस धातुओं का शोधन यानी शुद्धिकरण कैसे करेंगे, किन विधियों द्वारा करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है, श्रवण, द्रवीकरण, विद्युत अपघटन, मांड विधि, वानार्केल और मंडल परिष्करण। तो सबसे पहले किसके बारे में स्टडी करेंगे, श्रवण विधि के बारे में। किसके बारे में, श्रवण विधि के बारे में। तो श्रवण विधि के बारे में स्टडी करने से पहले हेडिंग बनाएंगे हम लोग, क्या, श्रवण विधि से हटा दीजिए, कॉपी कर लिए हैं, चलिए हटा दीजिए। तो हम लोग श्रवण विधि यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस, बाबू काफी इजी है, काफी इजी है, थोड़ा सा दिमाग को करीब लाइएगा, थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत से स्मूथली आपके दिमाग में एंटर करेगा, पहुंचेगा, समझ में आएगा और कभी भी भूल नहीं सकते। थोड़ा सा ध्यान से देखिए बेटा, श्रवण विधि ये वैसे धातुओं के लिए अप्लाई किया जाता है, ये वैसे धातुओं के लिए अप्लाई किया जाता है जिन धातुओं को अगर हीट करें, गर्म करें तो आसानी से उड़नशील हो, आसानी से उड़नशील हो। जो धातु आसानी से उड़नशील होगा उस विधि का शुद्धिकरण या शोधन जो है किस विधि द्वारा करेंगे, श्रवण विधि द्वारा। अब आप कहेंगे कौन से मेटल होंगे जो काफी आसानी से उड़नशील होंगे, वाष्प में बदलने वाले होंगे। उड़नशील कहने का मतलब बेटा वाष्प में बदलने वाले होंगे, तो जिनकी गलनांक काफी लो होंगे। और इसका एग्जाम्पल काफी इजीली है, जांच, कमेडी, हंगामा। जांच, कमेडी, हंगामा। क्या समझे, जांच यानी कि जिंक, कमेडी यानी कैडमियम, कैडमियम और Hg यानी पारा या मरकरी। तो जांच, कमेडी, हंगामा याद रखिएगा। जिंक, कैडमियम और पारा यानी मरकरी का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है, श्रवण विधि द्वारा। इस विधि में करते क्या है कि एक वक यंत्र में, हीटिंग मशीन है, एक गर्म करने वाले यंत्र में धातु को क्या करते हैं, लेकर गर्म करते हैं। क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। कैसे धातु गर्म करते हैं, अशुद्ध धातु को। वैसे अशुद्ध धातु जो क्या हो, आसानी से उड़नशील हो। तो उड़नशील मान लीजिए कि जिंक प्राप्त करना है, तो क्या करें, एक वक यंत्र, हीटिंग यंत्र लिए, इसमें जिंक को क्या किए, रख लिए। अशुद्ध जिंक को, कैसा जिंक रखे बेटा, अशुद्ध जिंक को, अशुद्ध जिंक को रख के इसको क्या करना शुरू किए, हीट करना शुरू किए। तो डेफिनेटली आपको मालूम है जब हीट करेंगे तो इसका ये काफी उड़नशील है, तो उड़ के वाष्प के रूप में बाहर जाएगा, लेकिन अशुद्धि तो आसानी से नहीं ना उड़ पाएगा। तो इसी वाष्प को क्या करेंगे, संग्रहित करेंगे, कलेक्ट करेंगे। वाष्प को क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में उस वाष्प को इकट्ठा करके और उस वाष्प को ठंडा करेंगे। और किसी भी चीज के वाष्प को अगर ठंडा करते हैं तो उस ठंडा करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। तो जब संघनन करते हैं तो हमें शुद्ध मेटल या शुद्ध धातु प्राप्त होता है। यह विधि ही श्रवण, श्रवण शब्द आया मतलब सोचिएगा, पहले हीटिंग यानी गर्म करना, और गर्म करने के बाद फिर तो ठंडा कर रहे हैं कि नहीं,
जो वाष्प ऊपर जा रहा है उस वाष्प को इकट्ठा करके किसी दूसरे पात्र या बर्तन में लेकर उसे ठंडा करते हैं तो वह संघनित हो जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त होता है। फिर से देखिए बेटा, जो भी धातु होंगे जो काफी उड़नशील होंगे उसे एक वक्र यंत्र में, एक मशीन में हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में जल्दी उड़ने लगेगा और उस वाष्प को, धातु के वाष्प को क्या करेंगे, संग्रहित करके और उसे संघनित करेंगे अर्थात ठंडा करेंगे तो शुद्ध धातु प्राप्त होगा। यह विधि ही श्रवण विधि या डिस्टिलेशन मेथड या डिस्टिलेशन प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल भी आपके सामने है, जिंक, कैडमियम और मरकरी जैसे धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है। तो समझ में आ चुका है। यहाँ पे डिफाइन कर दें, हम डिफाइन कर दें तो क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को वक्र यंत्र में रख लेते हैं और वक्र यंत्र में रख के क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ऐसे किए मतलब क्या किए, हीट, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो जो शुद्ध धातु होता है, उड़नशील धातु होता है, वो क्या होता है, ऊपर उड़ने लगता है, जिससे क्या करते हैं, संघनित करते हैं। संघनित करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो उस वाष्प को किसी बर्तन में लेकर संघनित कर लेते हैं जो शुद्ध धातु के रूप में प्राप्त होता है और यह विधि ही श्रवण विधि कहलाता है। यह विधि वैसे धातुओं के लिए अपनाया जाता है जो कैसा हो, जो उड़नशील हो, जो धातु आसानी से उड़नशील यानी वाष्प में बदलने वाला हो, उस धातु के लिए अपनाया जाता है। अब मान लीजिए किसी धातु में बहुत सारे अशुद्धि मिले हुए हैं, मान लीजिए जिंक, उसमें बहुत सारे अशुद्धि मिले हुए, शुद्ध जिंक प्राप्त करना है, उसे वक्र यंत्र में रखेंगे। वक्र यंत्र में रख के क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे तो जिंक क्या करने लगा, ऊपर उड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा बेटा, ऊपर उड़ने लगेगा, जिसे ठंडा करके, अलग करके, संघनित करके शुद्ध जिंक प्राप्त करेंगे। अशुद्धियों का गलना, अशुद्धि की उड़नशील तो होगा नहीं, तो उस अशुद्धि वहीं पे रह जाएगा, उस बर्तन में ही रह जाएगा और यह विधि कहलाएगा श्रवण विधि। तो बेटा एग्जाम्पल ये याद रखना है, जिंक, कैडमियम और मरकरी यानी पारा के लिए उपयोग किया जाता है। यह विधि समझ में आ चुका है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कॉपी कीजिए। तो इसे हटा दिया जाए, चलिए हटा देते हैं। तो दूसरा विधि है हम लोग का द्रवीकरण। क्या विधि है बेटा, द्रवीकरण, जिसे हम लोग लिक्विडेशन बोलते हैं, लिक्विडेशन, द्रवीकरण। नाम से पता चलना चाहिए। पिछले जो पहला विधि था, पिछले वाला विधि था, वो था कि जो उड़नशील हो, यहां अगर बोले जो गलनशील हो, वैसे धातुओं का शोधन यह विधि द्वारा किया जाता है, तो गलत नहीं। उसमें था उड़नशील, इसमें घुलनशील, सॉरी गलनशील। गलनशील, गलनशील वही होगा जिसका गलनांक कम होगा, उड़नशील वही होगा जिसका क्वथनांक कम हो। यानी वैसे धातु जो आसानी से गर्म करने पर, हीट करने पर पिघलना शुरू कर दे, आसानी से पिघलने लगे, वैसे धातुओं के लिए द्रवीकरण विधि अपनाया जाता है। श्रवण वाला में क्या था बेटा, कि जो आसानी से उड़नशील, द्रवीकरण में जो आसानी से पिघलने वाला, द्रवणशील, द्रव में बदल सके, वैसे धातुओं के लिए द्रवीकरण विधि अपनाया जाता है। बात समझ रहे हैं, जिससे आसानी से हीट किए वो द्रव में, लिक्विड में बदल जाए, उसके लिए यह विधि अपनाया जाता है, यानी द्रवणशील धातुओं के लिए। बात समझ रहे हैं, समझ रहे ना। गलनशील होने का मतलब जिनका गलनांक, गलनांक क्या हो, जिनका गलनांक निम्न, जिन धातुओं का गलनांक क्या हो, निम्न हो, जिन धातुओं का गलनांक निम्न हो, उन धातुओं के शोधन के लिए यह विधि अपनाया जाता है। यानी कम टेम्परेचर पर ही वो गल जाए, यानी द्रवीकृत हो जाए, द्रव में गलेगा तो द्रव में बदलेगा, तो वैसे धातुओं के लिए यह विधि अपनाया जाता है। समझ रहे ना। एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एसएन और पीबी, एसएन एवं पीबी, लेड, टीन, एसएन मतलब टीन और पीबी मतलब लेड। यानी
टीन और लेड जैसे धातुओं का शोधन इस विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनका गलनांक क्या होता है, काफी कम होता है, यानी कम टेम्परेचर पर ही यह क्या होने लगते हैं, द्रव में बदलना शुरू कर देते हैं। तो वैसे धातुओं को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एक ढालूनुमा चूल्हे पर। कैसे चूल्हे पर, एक ऐसे चूल्हे पर जो ढालूनुमा होते हैं। इस चूल्हे पर मेटल्स को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और रख के इसका हीटिंग शुरू कर दिया जाता है। क्या शुरू कर दिया जाता है, हीटिंग, गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है तो क्या होने लगता है, धातु पिघल कर नीचे की ओर ढालूनुमा चूल्हे पर आने लगते हैं, और नीचे आकर वो कैसे धातु के रूप में प्राप्त होते हैं, शुद्ध धातु के रूप में। कैसे धातु के रूप में, शुद्ध धातु। यहाँ कैसा धातु है, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु। देख बेटा काफी इजी है कि अशुद्ध धातु को एक ढालूनुमा यानी ढलावदार चूल्हे पर रख के उसे हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो धातु क्या होने लगता है, पिघल के नीचे की ओर बहने लगता है, जिसे कलेक्ट करते हैं, जिसे संग्रह कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं शुद्ध धातु के रूप में। तो आप कहेंगे सर कैसे धातु पिघलने लगता है, उसमें अशुद्धि क्यों नहीं पिघलता है? तो देख बेटा यह विधि पहले ही बोले कि जिनका गलनांक बहुत ही कम हो, जैसे टीन और लेड के लिए यह विधि अपनाया जाता है। टीन और लेड को क्या करेंगे, अशुद्ध रूप में प्राप्त हुआ, उसे ढालूनुमा चूल्हे पर, ढलावदार चूल्हे पर रख के हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, धातु पिघल कर नीचे की ओर चला आएगा, शुद्ध धातु। और अशुद्धियां ऊपर ही रुक कर रह जाएगा। क्यों ऊपर रुक कर रह जाएगा, क्योंकि अशुद्धि तो पिघल नहीं सकता है, अशुद्धि का गलनांक उच्च है, तो यहीं पे रह गया। तो यह विधि किसके लिए अपनाया जाएगा, जिसका गलनांक क्या हो, कम हो। गलनांक कम हो मतलब घुलन, जो द्रव में आसानी से बदल सके। तो जो द्रवनशील हो उसके लिए द्रवीकरण विधि, जो उड़नशील हो उसके लिए स्रावन विधि। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं इसका। और अशुद्धियां ऊपर ही रह जाती है। इस विधि में करते क्या है कि अशुद्ध धातु को एक ढालूनुमा चूल्हे पर रख के गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो शुद्ध धातु पिघल कर क्या होने लगता है, नीचे की ओर बहने लगता है, और अशुद्धियां ऊपर ही रुक जाता है। नीचे हम शुद्ध धातु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और यह विधि क्या कहलाता है, द्रवीकरण। इस विधि का उपयोग कैसे धातुओं के लिए जिनके गलनांक क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं या निम्न होते हैं, जैसे लेड और टीन। क्लियर है बात क्लियर है ना? इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कीजिए। तो इसको हटा दिया जाए, चलिए हटा देते हैं। तीसरा जो विधि है बहुत ही सामान्य और इम्पोर्टेंट विधि है। तीसरा विधि जो है काफी जनरल विधि है और इम्पोर्टेंट विधि है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। तो विद्युत अपघटन विधि हम लोग को सेल में पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। सेल में विद्युत अपघटनी से वहां पे क्लियर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफी इजी में मैं आपको बताया जाएगा। क्या किया जाता है कि इस विधि में जिस धातु का शोधन करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको एल्यूमिनियम का शोधन करना है, तो एक सेल बनाते हैं, बैटरी एक सेल बनाते हैं, सेल बनाते हैं, एक टब लिए। अब मान लीजिए एल्युमिनियम का शोधन करना है, तो एक एल्युमिनियम का रड लिए, जो अशुद्ध धातु का रड था, जिसका शोधन करना था उसका एक रड लिए। क्या लिए बेटा, रड लिए। ये किस धातु का रड है, अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु का रड लिए, और एक शुद्ध धातु का रड लिए। जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम का रड था, तो ये भी एल्युमिनियम का ही रड लेंगे, लेकिन ये जो एल्युमिनियम का रड होगा ये होगा शुद्ध धातु का रड, शुद्ध धातु।
शुद्ध धातु का रड। तो ये जो होगा शुद्ध धातु का रड और ये जो होगा अशुद्ध धातु का रड। अगर एल्युमिनियम करना है तो एल्युमिनियम ही होना चाहिए। और अशुद्ध धातु के रड को क्या बना लेते हैं? एनोड। क्या बना लेते हैं बेटा? एनोड। अब देखो एक टब लिए, जिस धातु का शुद्धिकरण करना था उसका क्या बना दिए? एनोड। और एक शुद्ध धातु के रड का क्या बना लिए? कैथोड बना लिए। और इसके टब के अंदर घोल डाल दिए। किसका घोल डाल दिए? लवण यानी कि साल्ट का घोल, यानी कि वैद्युत अपघट्य का घोल। वैद्युत अपघट्य उसको बोलते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। इस घोल को रख के इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दोनों एनोड से। दोनों मतलब इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, ये एनोड जो रड है इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया यानी कि इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ क्या होता है? त्याग। और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है? ग्रहण होने लगता है। जो ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इलेक्ट्रॉन इस वायर के सहारे इस पर पास हो जाता है, यानी इस पर अवकरण और इस पर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ होते हैं यानी रिडक्शन। और इसमें जो गोल होते हैं, जो विद्युत अपघट्य का गोल या लवण का गोल, वह किसमें टूटने लगते हैं? आयनों में टूटने लगते हैं। और आयनों में टूटना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। अब होता क्या है, ये जो रॉड है ये धीरे धीरे इसके वेट में कमी यानी कि इसका लॉस होने लगता है, ह्रास होने लगता है। और इस पर से जो शुद्ध धातु होता है इस कैथोड के रड पर आकर धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। कैथोड के रड पर क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। और इसमें जो अशुद्धि होते हैं इस घोल में ही घुलकर यह विधि विद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यह शुद्ध धातु का क्या था? एनोड। और शुद्ध धातु का कैथोड। इसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास किए, अशुद्ध धातु यानी एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी ऑक्सीकरण होने लगता है और शुद्ध धातु यानी कैथोड पर अवकरण होता है। एनोड का ह्रास होने लगता है, लॉस करने लगता है, ये घुलने लगता है। इसमें जो अशुद्धि होता है इसमें से जो धातु में से इस घोल में ही विद्युत अपघट्य के घोल में ही घुलकर रह जाता है। लेकिन इसमें से जो शुद्ध धातु निकलता है जाकर लेयर की तरह, परत की तरह कैथोड के रड पर प्राप्त होता है। यानी शुद्ध धातु किस पर प्राप्त हो रहा है? कैथोड के रड पर परत के रूप में जम रहा है। तो यह विधि विद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। इस विधि का उपयोग एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड जैसे धातुओं के शोधन में यह विधि अपनाया जाता है। एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी, सिल्वर और गोल्ड। मानिए एल्युमिनियम का शोधन करना था तो अशुद्ध एल्युमिनियम का एनोड बना लिए और शुद्ध एल्युमिनियम का कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी पास किए, विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो होता क्या है, एनोड पर यानी अशुद्ध एल्युमिनियम पर ऑक्सीकरण और शुद्ध एल्युमिनियम पर अवकरण। इसमें से जो शुद्ध एल्युमिनियम होगा घुलकर एनोड के परत, कैथोड के परत ऊपर परत के रूप में जम जाता है और अशुद्धियां इस घोल में ही घुलकर रह जाती है। यह विधि विद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें लैंग्वेज लिखवाना पड़ेगा जी, लैंग्वेज लिखवाना पड़ेगा, नहीं भी लिखवाएंगे तो चलेगा। आराम से इसका लैंग्वेज में अगर लिखना है, कॉपी करना है तो कॉपी में कैसे करेंगे? सबसे पहले इस विधि में क्या अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बना लेते हैं, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीकरण होने लगता है और कैथोड पर अवकरण। एनोड के रड का भार में ह्रास होने लगता है और एनोड से अशुद्धियां जो होती है इस वैद्युत अपघट्य के घोल में ही घुलकर रह जाती है, और शुद्ध धातु कहाँ चला जाता है? कैथोड रड के ऊपर परत के रूप में जमा होने लगता है, जहां से हमें शुद्ध धातु के रूप में
प्राप्त कर लेते हैं और यह विधि विद्युत अपघटनी विधि कहलाता है। इस विधि द्वारा एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसे धातुओं का शोधन या शुद्धिकरण किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांड विधि। कॉपी कीजिए तो हटा दिया जाए। चलिए मांड विधि, मॉन्ड्स प्रोसेस, मॉन्ड्स प्रोसेस जो है स्पेशली किस धातु के लिए किया जाता है? निकेल के लिए। किसके लिए? निकेल जैसे धातुओं के लिए मांड विधि, स्पेशली मांड विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है? याद रखिए, कुछ याद नहीं है मांड विधि में, लेकिन ये याद रहे कि निकेल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? मांड विधि द्वारा। निकेल का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? मांड विधि द्वारा। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? इस विधि में क्या किया जाता है? अशुद्ध धातु को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, अशुद्ध धातु को, अशुद्ध निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं लगभग 350 केल्विन पर, लगभग 350 केल्विन से नीचे। जब हीट करते हैं तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल, क्या बोलते हैं? निकेल टेट्रा कार्बोनिल, निकेल टेट्रा कार्बोनिल प्राप्त होता है। और इस निकेल टेट्रा कार्बोनिल को क्या करते हैं? फिर से ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसे भी गर्म करते हैं लगभग 470 केल्विन के आसपास, उससे कम पे या 470 पे। जब हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है कैसा? निकेल, शुद्ध निकेल। क्या मिलता है? शुद्ध निकेल। और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल बाहर चला जाता है, अशुद्धियों को लेकर बाहर चला जाता है। तो यह विधि कहलाता है मांड विधि या मांड्स प्रोसेस। किया क्या जाता है? निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लगभग 350 केल्विन पे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल, और इसी निकेल टेट्रा कार्बोनिल को फिर से हीट करते हैं, उससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के, तो वह क्या प्राप्त होता है? शुद्ध निकेल के रूप में। यहाँ निकेल किस रूप में रहता है? अशुद्ध निकेल के रूप में। तो यह विधि कहलाता है कौन चीज? मांड विधि कहलाता है। कौन विधि कहलाता है? मांड विधि। यहाँ डिफाइन करते हैं। इस विधि में करते क्या है? निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म, तो गर्म किए थे तो क्या मिला? निकेल टेट्रा कार्बोनिल। तो लिख रहे हैं किया जाता है तो क्या प्राप्त कर? निकेल टेट्रा कार्बोनिल। और इसी निकेल टेट्रा कार्बोनिल को उच्च ताप पर यानी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाकर गर्म कर देते हैं तो शुद्ध निकेल प्राप्त होता है। यह विधि ही कहलाता है मांड विधि। मांड विधि याद रखना है किसके लिए अपनाया जाता है जी? स्पेशली निकेल के लिए। तो बेटा आज हम लोग कितना स्टडी किए इस वीडियो में? तो इस वीडियो में कितना स्टडी किए? क्या क्या स्टडी किए? धातु का शोधन में हम लोग 3-4 विधि का स्टडी किए। पहला स्रवण विधि, दूसरा द्रवीकरण विधि, तीसरा विद्युत अपघटनी विधि और चौथा मांड विधि। और कितने विधि बाकी हैं? 2 विधि बाकी है, वन आर्के और मंडल परिष्करण यानी जोन रिफाइनिंग। 2 विधि है जो अगले क्लास में वो दोनों विधि यानी कि वन आर्के और मंडल परिष्करण जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग कौन कौन विधि पढ़े? 4। चारों दिमाग में रखिएगा, श्रवण, द्रवीकरण, विद्युत अपघटन और मांड। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो वीडियो को अंत तक वॉच किया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी अवश्य अपने दोस्तों के बीच करें, ताकि सभी विद्यार्थी और सभी आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही कहेंगे। लास्ट में बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।